हाँ विशाल। क्वेश्चन बताना है एक विशाल। आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जो भी आप आराम से अपनी लैंग्वेज में बताना। विशाल को अनम्यूट कर दिया। अनम्यूट कर सकते हो आप खुद को। हाँ विशाल, कैसे हो? हाँ सर। सर बढ़िया। क्वेश्चन बताना है यार एक। हम्म। ये जो डिमांड कर्व होता है ना, हाँ सर। इसका शेप कैसे होता है? सर उन्नत होता है, मूल बिंदु की ओर झुकाव होता है इसका। ठीक दाएं है। बाएं से दाएं बाएं से नीचे गिरता होता है सर। दाएं बाएं या बाएं से दाएं? दाएं बाएं से नीचे। नहीं, दाएं से बाएं जाएगा या बाएं से दाएं जाएगा? दाएं से बाएं जाए सर, नीचे। ध्यान से समझो, ध्यान से बोलो, गलत मत बोलो। डिमांड वक्र क्या? डिमांड हाँ कर्व है। हाँ सर हाँ। मूल बिंदु की ओर झुकाव होता है ये। ये तो चलो ठीक है। हाँ। लेकिन ये दाएं से बाएं जाता है या बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट लेफ्ट टू लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट टू राइट। आप तो गलत बोल रहे थे हिंदी में तो। हाँ सर, हिंदी में लेफ्ट टू राइट बोलते हैं। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां होता है। हाँ, लेफ्ट टू ये राइट। होता है दायां। तो लेफ्ट टू राइट जाता है, ऐसा कर्व होता है इस तरीके का। लेफ्ट टू हाँ राइट इस साइड जाता है, नीचे की तरफ जाता है। हाँ यही होता है ना डिमांड कर। हाँ हाँ, यही होता है। उन्नतोदर होता है मूल बिंदु की ओर। ठीक है, और पूछता हूँ। आप मेरे को ये बताओ कि है ना, क्या रीजन है कि नीचे गिरता हुआ होता है, ऊपर क्यों नहीं जाता ये? क्योंकि सर ना, जब वो होता है ना, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, जो रूल लगता है उसके हाँ अनुसार सर ना, अगर ना किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, प्राइस हाँ। प्राइस में अगर प्राइस बढ़ेगी तो ना, फलस्वरूप उसकी तो ना मांग कम होगी प्राइस बढ़ने पर। अच्छा। और ना उन दोनों के विपरीत ना, दोनों में अंत मध्य ना विपरीत संबंध पाया जाता है, हाँ, माल की एक बड़ा कीमत और खत्म होगा। डिमांड की। यहाँ पे इस ये एक्स एक्स है, इस पे यहाँ पे क्या आता है? अक्सर पर आती है डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे आती है वही। प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स प्राइस। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड, इसकी वजह से ये नीचे गिरता है, ऐसा है हाँ ना? हाँ हाँ। ठीक है। और सर? हाँ, और रुक एक मिनट। और प्रवीण आ गया ना, प्रवीण से पूछता हूँ। ओके विशाल सर। आप रुको है ना। ओके थैंक यू। सर। प्रवीण 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 जी, बताओ प्रवीण जी, अनम्यूट हो आप। कैसे यस हो? सर। बढ़िया सर। कैसे हो प्रवीण? बढ़िया सर एकदम। बढ़िया ना? हाँ सर। आप ये बताओ, रेशनल रेशनल बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड कि क्या क्या रीजंस है कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, ये बताओ। या रीजंस बोल दो चाहे रेशनल बोल दो। क्या रीजन है सर इसमें? चलो चार जल्दी जल्दी बताओ। लाइक पहला था द लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, द लॉ ऑफ डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, करेक्ट है। दूसरा है प्राइस इफेक्ट, जिसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट आता है। प्राइस इफेक्ट ये दो से मिलकर बनता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, सही बोल रहे हो एकदम। आगे। वो जब कोई भी कंज्यूमर अपने इसके अंदर आता है मार्केट के अंदर, क्या? एडिशन ऑफ एनी कंज्यूमर इन द मार्केट। अराइवल या एडिशन? अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, ऐसे बोल रहे हो क्या? और फोर्थ है इसके अंदर अल्टरनेटिव यूज, डिफरेंट यूजेस। हाँ, डिफरेंट यूजेस। ठीक है, इसको समझाओ, इसको अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर से कैसे बढ़ेगी डिमांड? सर अराइवल ऑफ पहले फॉर एग्जांपल जैसे पहले 10 कंज्यूमर्स थे, वो कोई भी चीज ठीक है। डिमांड कर, और अगर अभी 120 कंज्यूमर हो गए, मतलब 12 कंज्यूमर हो गए, तो ज्यादा डिमांड करेंगे, उस हिसाब से अपनी डिमांड बढ़ अपने आप जाएगी। ही हो जाएंगे 12 कंज्यूमर? हाँ। 12 कंज्यूमर अपने आप ही हो जाएंगे या कुछ होगा? ड्यू टू मतलब अगर प्राइस में चेंजेस होगा तो उस वजह से, अगर हाँ जी, प्राइस डाउन कंज्यूमर प्राइस, ज्यादा। प्राइसेस जब डिक्रीज होगी तब 12 हो जाएंगे वो।
हेलो। यस सर, प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो 12 हो जाएंगे। हाँ मतलब इट मीन प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ रहा है ना, हम लोग को तो यही प्रूव करना है ना कि इसकी वजह से लो ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। Yes, sir. ठीक है, सही बोल रहे हो आप मेरे को डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताओ सारे। Determinants of demand. Yes, sir. Price of the product, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ओके। price of the related goods, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। रिलेटेड गुड कौन कौन सी होती है? complementary goods और substitute goods, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। फिर आगे? और taste and preference, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। स्नॉब इफेक्ट के बारे में बताओगे क्या क्या होता है? snob effect. हाँ सर, बता दूंगा। बताओ। स्नॉब इफेक्ट एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है उसे जहाँ तक मतलब याद पूरा याद नहीं, लेकिन फिर बताता हूँ कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है जब प्राइस बढ़ती है एक पॉइंट तक, वहाँ पे जो कॉन्स्पिशियस गुड्स की कंजप्शन है वो जो रिच लोग से वो करते हैं, और जैसे जैसे प्राइस कम होती है वैसे उसको कम कर देते हैं कंजप्शन। आपको ये बोलना है कि रिच पर्सन, ये वाला देखो, स्नॉब के बाद में एक वेबलन आया था, उसका बताओगे क्या? वेबलन। वेबलैंड में तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज होती है तो अपने कॉन्स्पिशियस गुड कंजप्शन करते हैं अपने प्रेस्टाइज को दिखाने के लिए। हाँ तो ये वैसा ही। स्नॉब में क्या होता है? स्नॉब में इनवर्स रिलेशन होता है ना, वो वाला वर्ड बोलो। रिच इनवर्स। पर्सन और पर्सन की जो डिमांड है ना, उनमें इनवर्स रिलेशन होता यस सर। है ना? वो वाला वर्ड बोलना है। और कौन से हैं डिटर्मिनेंट्स में? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, हो गया। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम, इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और एक लास्ट पॉइंट कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। नहीं, और भी है। और कंज्यूमर एक्सपेक्ट, हाँ और भी है। कितने याद है सर? पॉपुलेशन साइज, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हाँ, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। है ना? यस सर। एक वो नेशनल इनकम। हाँ। चलो हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। हम आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि लो ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के रीजंस या रेशनल। तो हम लोग को पता लगा देर आर 4 रेशनल्स। एंड अगर हम उनको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करते तो देर आर 6 रेशनल या देर आर 6 रीजन बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो 6 कारण है। अभी अभी प्रवीण बता रहे थे ये लॉ ऑफ, सॉरी, उसमें फर्स्ट रीजन कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद वाला कौन सा था बताओ भाई? थर्ड, फोर्थ, ये 4 थे। इसमें सेकंड में था प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट जो होता है वो 2 इफेक्ट से मिलके बनता है। प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो ये तीनों आ गए एक तरीके से देखे जाए तो। फिर अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स। फिर हमारे पास था डिफरेंट यूजेज। तो हम लोगों ने ये दोनों पढ़ लिए थे, ये दोनों मैंने समझा दिए थे। आपको याद करना है, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा रेशनल नहीं है। तो आपको ये 6 पॉइंट पता होने चाहिए: लो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स और डिफरेंट यूजेस। ठीक है। अब हम लोग को बात करनी है इस प्राइस इफेक्ट के ऊपर। तो मोहम्मद आप शेयर करो अपना स्क्रीन, में आपको इनेबल कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट चैप्टर में किसी को कोई दिक्कत है ना, पूछ लेना। मैं फर्स्ट चैप्टर अब आप कोई किसी से भी रैंडमली पूछ सकता हूँ भाई, क्योंकि आप अगर लेट भी आए हो ना तो वहाँ पे पूरा चैप्टर वहाँ पे है, जो आपका एलएलपी वाला ऐप है वहाँ पे है वो। जिस भी वीडियो क्वालिटी में आप उसको पढ़ सकते हो अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। हाँ मोहम्मद, अब हो जाएगा, आप करने की कोशिश करो यार। तो आप सब लोग जितने भी जुड़े हो यहाँ पे, मैं आपसे पूछूंगा वही क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर पूरा मैंने अच्छे से करवा दिया था। सेकंड में जितना करवा दिया वो मैं पूछता रहूंगा आपसे। ठीक है। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर से पहले वाला पढ़ना है हमें। डिफरेंट यूजेज मैंने जो बोला था तुम्हें, और
तो देखो एक बार ये दोनों है ना, थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है वो पढ़ लेते हैं एक बार। रुक जाओ एक बार, ये अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर वाला एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमें पता लगा अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर कब, मैंने बोला जब प्राइस कम हो जाएंगे तो जो लोग उस प्रोडक्ट को खरीद नहीं पा रहे थे वो भी खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर होने की वजह से जब प्राइसेस गिरेंगी तो डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से इन्होंने बोला है। तो यहाँ पे कुछ और टफ चीज है नहीं, ठीक है। फिर ये वाला वही पॉइंट है कंप्लीट। फिर ये डिफरेंट यूजेज में मैंने बता दिया था कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके यूज बहुत सारे होते हैं, जिसके यूज बहुत सारे होते हैं, तब वो जो प्रोडक्ट अगर महंगा होता है तब हम उसको कम यूज में लेते हैं, और जब वो सस्ता होता है तो उसको ज्यादा यूज में लेना चालू कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल डिस्कशन से निकल के आया था मिल्क का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये है। ये मैंने समझा दिया था आप लोगों को। फिर आप चलो सेकंड पॉइंट पे, जो हमारा प्राइस इफेक्ट वाला पॉइंट है ना, उस पे चलो मोहम्मद। कोई डाउट है क्या? ये वाला तो होगा डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में बता दें मैंने आपको, अगर प्रोडक्ट महंगा है तो उसको कम यूज लेंगे, इसका मतलब उसका डिमांडेड क्वांटिटी कम रहेगा। यहाँ आप चलो प्राइस इफेक्ट वाले पॉइंट पे। अब ये प्राइस इफेक्ट क्या होता है पहले, और प्राइस इफेक्ट दो का टोटल होता है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता के गया था। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। और ये पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि प्राइस इफेक्ट इज द रीजन बिहाइंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या है कि क्या क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के, यही तो हेडिंग है। आप पहले तो ध्यान से समझ लो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, फिर पढ़ लेना सब्स्टिट्यूशन, और फिर पढ़ लेना इनकम। तो ये एक ही पॉइंट है सारे। प्राइस इफेक्ट क्या है? द टोटल fall in quantity demanded due to an increase in price is termed as price effect. So the law of demand can be dubbed as negative price effect, with some exceptions. The price effect manifests itself in the form of income effect and substitution effect. देखो क्या है प्राइस इफेक्ट, तो बहुत आसान है। प्राइस इफेक्ट तो केवल इतना बोलता है कि जब प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ते हैं, तो डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्राइस इफेक्ट। सीधी सी बात है कि किसी भी प्रोडक्ट के पैसे या प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव प्राइस इफेक्ट इसको बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइस में और डिमांडेड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है। तो प्राइस इफेक्ट तो वैसी बात बोल रहे हैं जैसे लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है या नहीं? तो प्राइस इफेक्ट तो वही बोल रहा है जैसा लॉ ऑफ डिमांड हमें बोल रहा था। अब प्राइस इफेक्ट दो से मिलके बना है, लेकिन इसमें ये भी बोला गया है कि विथ सम एक्सेप्शंस, मतलब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। अपवाद मतलब एक्सेप्शंस, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो नेगेटिव नहीं होता उस टाइम पे प्राइस इफेक्ट, उस टाइम पे कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है प्राइस इफेक्ट। समझ गए तुम लोग? मैंने तुम्हें बोला था ना कि एक तो वेबलेन गुड्स होती है, एक तुम्हारी गिफ्ट इन गुड्स होती है। ये क्या होती है? लो ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस होते हैं, और भी काफी होते हैं, लेकिन मेनली ये दो ही होते हैं। बाकी तो क्या होते हैं, वो बनाए हुए हैं। बाकी मैन अगर पूछे तो यही होती है, और एक्चुअल तो 100% तो गिफ्ट इन गुड्स ही होती है। और वेबलेन गुड्स कैसी होती है? पार्शियली एक्सेप्शन होती है, आंशिक अपवाद होती है। तो प्राइस इफेक्ट में इन्होंने क्या समझाने की कोशिश करी है कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांडेड क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, उसी को क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। और प्राइस इफेक्ट कैसा होता है? नेगेटिव होता है जनरली तो। लेकिन मान लो कुछ प्रोडक्ट्स में उल्टा होता हो, जैसे गिफिन में मैंने तुम्हें याद करवाया था कि गिफिन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके दाम बढ़ने पे भी लोग उनको ज्यादा खरीदते हैं, और जिनके दाम कम होने पे लोग उनको कम खरीदते हैं। तो गिफिन गुड्स में उल्टा काम चलता है ना। इसलिए वहां पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। अब ये बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट भी इन दोनों से मिलके ही बनता है प्राइस इफेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है ये सब्स्टिट्यूशन। मतलब ये वर्ड क्या है? सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह दूसरा लेकर आना, है ना। ध्यान रखें हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। अब याद रखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को रिप्लेस करना। कभी भी सब्स्टिट्यूशन वर्ड आता है ना, तो दो वस्तुएं, दो प्रोडक्ट्स आएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन एक से तो हो ही नहीं सकता। अरे जैसे मान लो
तुम तुम्हारी बाइक को सब्स्टिट्यूट करते हो, दूसरी लाते हो, तो एक बाइक है उसकी जगह दूसरी लाओगे, तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा दो से रिलेटेड होता है, एक से रिलेटेड कभी नहीं होगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, देखते हैं। हिक्स एंड एलन, हिक्स और एलन को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कंज्यूमर बिहेवियर में। हिक्स एलन है, हिक्स एंड एलन, बस तुम तो ये याद रख लो हिक्स और एलन कौन थे, ये मार्शल के दुश्मन है, मार्शल के दुश्मन है ये। तुम जब भी इसका नाम याद रहो ना, हर हिक्स और एलन का, तो तुम्हें क्या याद रखना है कि हिक्स और एलन मतलब मार्शल के दुश्मन, है ना। Hicksell and Allen have explained the law of terms of substitution effect and income effect। तो इस substitution effect और income effect के बारे में अच्छे से बताया किसने था, हिक्स और एलन ने बताया था। किसने बताया था, हिक्स और एलन ने बताया था। अब आपको ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बन गया है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर के अगले यूनिट में, ये हिक्स और एलन ने जो बताया वो मार्शल नहीं बता पाया, तो ये सब आपसे पूछ सकता है कि प्राइस इफेक्ट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किसने किया, तो आंसर आएगा हिक्स और एलन, है ना। मार्शल नहीं कर पाए थे ये एक्सप्लेनेशन। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, देखो सब्स्टिट्यूट व्हेन, बहुत आसान है भाई, टफ नहीं है, पहली बात तो ये है। When the price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than other commodity. Assuming that the price of all other commodity remain constant, and it induces consumers to substitute the commodity whose price has fallen for other commodities which have now become relatively expensive. The result is that the total demand of commodity whose price has fallen increase. This is called substitution effect। बहुत आसान है यार ये। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या हो गया, मैं बताता हूँ तुम लोग को। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये है, जैसे क्या होता है कि अ, हम बात करते हैं, जैसे तुम लोग कोई स्कूल चला रहे हो ये मान लो, अब स्कूल में ये अकाउंट्स के टीचर नंबर 1 और ये अकाउंट्स के टीचर नंबर 2, तो क्या है कि ये दोनों टीचर ना बढ़िया फेमस है और दोनों लगभग इक्वल है। अब स्कूल का जो डायरेक्टर है, स्कूल का जो डायरेक्टर है, अब आप ध्यान से देखो, उसको चाहिए एक अकाउंट्स का टीचर, दो तो नहीं चाहिए उसको, ठीक है। अब अगर ये जो अकाउंट्स के टीचर नंबर 1 है, इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है, मतलब ये अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा सैलरी लूंगा, तो डायरेक्टर जी क्या सोचेंगे, भाई ये भी ऐसा ही है, लगभग दोनों बराबर है, तो इसकी इनकी जगह पे, इन टीचर की जगह पे इनको ले आएंगे। इसका मतलब अगर इसकी प्राइस बढ़ी तो क्या हो जाएगा, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी दूसरे की, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि क्या होता है कि अगर ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है क्या सब लोगों को, हेलो, ऑडियो प्रॉब्लम है। अभी ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम है क्या, अभी आ रही ना वो, हिमेश बताओ ना यार। देखो अब आगे चलते हैं वही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे, अभी सुन रहे हो सब लोग, नहीं आ रही क्या हिमेश, हिमेश बेटा ये बताओ आ रही है या नहीं आ रही, यस और नो से समझ ही नहीं पा रहा, ठीक है थैंक यू, ठीक है बेटा। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
तो ये बहुत आसान ऐसी लैंग्वेज में इसको समझ लो कि यार कोई चीज महंगी हो जाती है ना, तो उसके जैसी चीजें दूसरी चीजें हम लोग लेना चालू कर देते हैं। इसका मतलब अगर कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्ट्स को या दूसरी सर्विसेज को कंज्यूम करना चालू कर देंगे। ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट महंगा कम हो जाएगा, तो इफेक्ट में तुम्हें क्या बताना है, सिर्फ इतना बताना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ये है, जब दो प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, तो अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ लोग जाने लग जाएंगे। इसकी वजह से जिस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और इसको हमने पढ़ा कहाँ पे है, इसको हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के रीजंस में। समझ गए आप लोग। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में किसी को कोई दिक्कत है? जैसे मान लो मैं तुम लोगों को ही बताता हूँ, जैसे दो कोचिंग्स हैं। अब तुम लोग को ये लग रहा है कि यार ये दोनों कोचिंग में इक्वल पढ़ा रहे हैं, ये लगता है पहले पहले तो ये लगना चाहिए कि लगभग एक जैसी है। फिर है ना, मान लो एक कोचिंग वाले ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी, मतलब फीस काफी बढ़ा दी, और दूसरी वाले ने उतनी ही रखी। तो अब इसकी जो इस वाले जो स्टूडेंट्स है वो क्या सोचेंगे, भाई इक्वल सा ही है तो हम क्या करें कि ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इस कोचिंग की जगह पे लोग इस कोचिंग की तरफ आने लग जाएंगे। तो जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो लोग जो होते हैं वो शाणे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं। और जब उसके जैसे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ भागेंगे तो उस प्रोडक्ट की प्राइस, कौन से प्रोडक्ट की प्राइस, सॉरी उस प्रोडक्ट की डिमांड कौन से की, जिसकी प्राइस बढ़ी है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोला जाता है। हाँ मोहम्मद, शेयर करो, देखे 1 मिनट रुको। हाँ शेयर करना। तो किसी को दिक्कत है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में? इसको पढ़ो चाहे मत पढ़ो, तुम समझ गए ना अपने आप। अगर आप समझ पा रहे हो कि अगर आप, जैसे मान लो कोई बच्चा या बच्ची को सुपारी उपारी खाते हैं, चाव रहता है कई बच्चों के, तो अब एक कोई सुपारी उपारी महंगी होगी तो तुम क्या करते हो, कोई दूसरा उसका जुगाड़ लगाने चालू कर देते हो, है ना। जो खाता है वो समझ पाएगा, जो नहीं खाता वो तो नहीं समझ पाएगा बात को। लेकिन जो खाता है वो समझ पाएगा कि कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हो तुम उसका। ठीक है ना, तो वो है, इफ price of a commodity increase, then if you have substitution of that commodity, then you will increase the demand of that substitution product. ठीक है ना, that's why the demand of the first product whose price increase will decline. यही क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख लेनी चाहिए बेटा। क्या लाइन लिख लेनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लिख लो ये वाली लाइन कि प्रतिस्थापन प्रभाव जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये लिख लो अच्छी तरीके से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज मतलब चाहे कोई सा ही प्रोडक्ट हो, चाहे वो गिफिन हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंफीरियर हो, हर स्थिति में हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। आपको ये बात लिखनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख ली होगी आप लोगों ने बात। सर कैसे होता है पॉजिटिव, ये भी समझा दो। और हमेशा ही बता रहे हो आप पॉजिटिव, ये कैसे, हमेशा कैसे? हमेशा तो लॉ ऑफ डिमांड ही अप्लाई नहीं होता। हाँ जी, जरूर नहीं होता हमेशा लॉ ऑफ डिमांड, जैसे गिवन गुड्स पे नहीं होता। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखो कैसे आता है। अब एक बात बताओ, ये प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट टू है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब चाहे ये कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे गिफिन हो, इंफीरियर हो, चाहे नॉर्मल हो, इसको इसकी जगह काम में लिया जा सकता है, इसको इसकी जगह काम में लिया जा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी
तो चाहे कैसा भी प्रोडक्ट हो, लोग इसकी तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी प्राइस बढ़ती है तो इसकी डिमांड बढ़ती है, और इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। चाहे एक प्रोडक्ट कोई भी हो, जैसे मान लो मैं मानता हूँ इंफीरियर गुड्स हैं। बोला सर इंफीरियर में कैसे लगेगा, नॉर्मल में तो समझ में आ गया। आपको लगता है ना कि ये इसकी प्राइसेज क्या है, कम है इसके कंपैरिजन में, और सामान दोनों एक जैसे हैं लगभग, तो लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की तरफ भागेंगे। देखो मैं बताता हूँ, ये प्रोडक्ट 1 भी इंफीरियर है और ये प्रोडक्ट 2 भी मान लिया इंफीरियर है। ये मान लो दोनों ही घटिया टाइप में है, लेकिन फिर भी आप इनको कंज्यूम तो कर रहे हो। अब बताओ, इसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं इस प्रोडक्ट 1 की, तो आपको पता है तो दोनों ही आपकी नजरों में बढ़िया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी कंज्यूम करने पड़ रहे हैं, यूज करने पड़ रहे हैं। तो इसकी प्राइसेस अगर बढ़ती है तो आप इसकी तरफ भागोगे या नहीं भागोगे, इसकी डिमांड बढ़ा दोगे। समझ रहे हो? इट मीन इफ द प्रोडक्ट इज इंफीरियर, इफ द प्रोडक्ट इज गिफिन, और इफ द प्रोडक्ट इज नॉर्मल, ठीक है ना, इन ऑल दिस सिचुएशन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मीन अगर एक प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो कंज्यूमर जो होता है दूसरे प्रोडक्ट की तरफ डेफिनेटली भागेगा, चाहे वो कैसा भी प्रोडक्ट हो। इसलिए आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों एक ही दिशाओं में है, एक की प्राइस देख रहे हैं, एक की डिमांड देख रहे हैं, है ना। इसकी डीक्यू देख ली, इसकी प्राइस देख ली, इसकी प्राइस कम होने पे इसकी डिमांडेड क्वांटिटी कम हो रही है, तो दोनों फिर भी एक ही डायरेक्शन में, तो सिमिलर डायरेक्शन में होने की वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये लाइन आपको अपने मॉड्यूल में लिखनी जरूर चाहिए, है ना। ये लाइन आपको जरूर अपने मॉड्यूल में लिखनी चाहिए साहब। अब आगे चलो, आगे मोहम्मद हेल्प करो थोड़ा सा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ डिमांड को अप्लाई होने का रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। फिर हम पढ़ते हैं इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है, देखो बताता हूँ। पहली बात तो इनकम इफेक्ट की हेडिंग को हमेशा ये याद रखना, ये रियल इनकम इफेक्ट है, रियल इनकम। इनकम नहीं है, ये कहा है रियल इनकम। हाँ वैसे आएगा तो इनकम ही, लेकिन तुम्हें समझने के हिसाब से क्या बोलना है कि रियल इनकम इफेक्ट। अब तुम्हें कोई पूछता है ना, अरे इनकम इफेक्ट क्या होता है, तो तुम तुम्हारे दिमाग में ये सोचना कि यार इनकम इफेक्ट नहीं है, ये कौन सा इफेक्ट है, रियल इनकम इफेक्ट है। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इनकम इफेक्ट देखना मैं अभी बता रहा हूँ। तो इनकम इफेक्ट में हमेशा कौन सा वर्ड याद आएगा, रियल इनकम, वास्तविक आय वर्ड तुम्हें याद आना चाहिए। अगर वास्तविक आय या रियल इनकम वर्ड तुम्हें याद नहीं आ रहा है ना, तो तुम एक्सप्लेन करने में काफी परेशान हो। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है, देखो बहुत आसान है ये भी। इनकम इफेक्ट को क्या याद करोगे मन ही मन में, रियल इनकम इफेक्ट। रियल इनकम इफेक्ट, ठीक है, इसको याद करना है आप लोगों को, रियल इनकम इफेक्ट। एक मिनट, मुझे 1 मिनट देना बेटा, मैं 1 ही मिनट में आ रहा हूँ ना, 1 मिनट देना प्लीज। हाँ जी, देखो क्या होगा यहाँ पे, ये कौन सा इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, रियल इनकम इफेक्ट, है ना। लिखना नहीं है रियल इनकम इफेक्ट, लेकिन मन में समझना है, तो रियल इनकम इफेक्ट याद करोगे। कैसे भाई, जैसे मान लो कोई भी एक बंदा है, जैसे तुम ही हो, तुम्हारी सैलरी हम लोग कर देते हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है, इतने बहुत है यार। एक बार तुम्हारी सै, तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है,
तो अब तुम्हारी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है, ये मान लिया, तो ये तुम्हारी इनकम है या नहीं है? अब मान लो तुम तुम्हारी फैमिली के साथ रहते हो, उसमें क्या हुआ, फैमिली में पहले क्या हो रहा था कि तुम जो क्लोथ्स खरीद रहे थे, हाँ सॉरी, क्या बोल रहे हो आप सर? इंफीरियर गुड्स में तो नेगेटिव इफेक्ट, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में पॉजिटिव कैसे? मतलब अरे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है ना? इनकम इंफीरियर को तो तुम इनकम से देखो बेटा, सब्स्टिट्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है ना? ये ध्यान रखना। तुम्हें अगर कोई पूछ लेना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट गिफिन का पूछे तो भी पॉजिटिव, इंफीरियर का पूछे तो भी पॉजिटिव, और नॉर्मल का पूछे तो भी पॉजिटिव। क्यों? अब आपसे कोई पूछता है बता क्यों होता है, तो तुम्हें क्या बताना है कि देख, चाहे कोई सी भी प्रोडक्ट हो, कैसा भी प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं और उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो जो लोग है ना, जो जनता है, वो सब्स्टिट्यूट की तरफ भागेगी ही भागेगी। समझ रहे हो ना? चाहे प्रोडक्ट किस भी क्वालिटी का हो, इंफीरियर हो, गिफिन हो, चाहे नॉर्मल हो, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट के दाम बढ़े और अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो लोग उस सब्स्टिट्यूट की तरफ जाएंगे। इट मीन अगर एक के दाम बढ़े तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, तो दोनों एक डायरेक्शन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगा। ठीक है ना? तो आपसे कोई पूछ ले कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आपको ये बताना, हाँ सर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है? अब इनकम इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। इनकम इफेक्ट में क्या होगा? इनकम इफेक्ट में क्या होता है एक्चुअल में? इनकम इफेक्ट में जैसे मान लो 1 लाख रुपए तुम्हारी इनकम है, पहले तुम कपड़ों पे 20,000 रुपए खर्च कर रहे थे बेटा, क्लोथ्स पे तुम कितना खर्च कर रहे थे? 20,000। और अब तुम्हारे पास रुपए कितने बच रहे थे? पहले 80,000, 80,000 रुपी तुम्हारे पास बच रहे थे। तो एक्चुअल में रियल इनकम तुम्हारी ये थी। रियल इनकम कितनी थी? ये वाली थी। ठीक है? अब मान लो वो 20,000 के जो क्लॉथ थे, अब वही क्लॉथ मान लो 15,000 में ही आने लग गए। कितने में आने लग गए? 15,000 में ही तुम लोग उसको खरीद पा रहे हो। अब तुम्हारे पास कितने रुपए बच रहे हैं? रिमेनिंग अमाउंट कितना बच रहा है? 85,000। तो ये तुम्हारी रियल इनकम है। तो अब एक बात देखो अच्छी तरीके से, इनकम तो तुम्हारी वही है, लेकिन तुम्हारी रियल इनकम इस एग्जाम्पल में बढ़ गई या नहीं बढ़ी? तो यहाँ पे क्या हुआ? रियल इनकम बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो इनकम और रियल इनकम में डिफरेंस पता लग गया ना? तो रियल इनकम वो इनकम है जो कोई भी एक्सपेंस घटाने के बाद या लेस करने के बाद बच रही है, तो रिमेनिंग इनकम को बोल रहे हैं रियल इनकम। हाँ, तो अब देखो रियल इनकम बढ़ी, तो तुम्हारे पास पहले 80,000 बच रहे थे, अब 85,000 बचेंगे। तो इसका मतलब तुम्हारा परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गया ना? अब तुम 80,000 में पहले जितना खरीदते थे, उससे अब तुम्हारे पास ज्यादा दाम आ गए। अब एक बात बताओ, एक तो 80,000 वाला आदमी और एक 85,000 वाला आदमी, यहाँ पे डिमांड किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास दाम ज्यादा होंगे यार, ये तो एकदम बेसिक बात है ना? हु हैव मोर मनी, है ना? जिसके पास ज्यादा दाम है, उसके पास डिमांड ज्यादा होगी। तो इसकी वजह से देखो, तुम्हारी जैसे ही रियल इनकम बढ़ी, रियल इनकम बढ़ते ही तुम्हारा क्या हुआ? डिमांड बढ़ जाएगा। तो इनकम इफेक्ट क्या होता है? इनकम इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर जाते हैं, है ना? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? मेरे एग्जांपल में क्लोथ है। तो अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर जाते हैं, तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। और जैसे ही कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा? ज्यादा खर्च करना चालू करेगा और ज्यादा डिमांड करना चालू करेगा। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से जैसे ही प्राइसेस गिरते हैं, तो ये बोला ना, यहाँ पे हमको प्रूव क्या करना है कि प्राइस गिरने की वजह से डिमांड क्यों बढ़ती है, यही तो प्रूव करना है, यही तो हमारा रीजन है। तो हम क्या बोलेंगे? इनकम इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। उसका रीजन हम बताते हैं क्या, कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस गिरते हैं या कम होते हैं, वैसे ही किसी भी कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, और रियल इनकम बढ़ने की वजह से वो डिमांड ज्यादा करता है। और इसका वाइस वर्सा बोलूं तो, मतलब इसका उल्टा बोलूं तो, कि जैसे ही किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उसकी रियल इनकम कंज्यूमर की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और रियल इनकम कंज्यूमर की कम होते ही वो डिमांड कम करना चालू करेगा। इसका मतलब हम लोगों ने ये बात प्रूव कर दी ना,
कि प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन को प्रूव ही तो करना है, इसीलिए तो इनकम इफेक्ट रीजन है या रेशनल है। अब किसी को डाउट है, इनकम इफेक्ट को कभी भी समझाना है तो तुम्हें क्या समझाना है बेटा? इनकम इफेक्ट अगर तुम समझाना चाहते हो तो तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे? मोहम्मद शेयर करना, तुम स्टार्ट कहाँ से करोगे? रियल इनकम वाले वर्ड से। तुम क्या बोलोगे कि इनकम इफेक्ट, तुम बोले कि इनकम इफेक्ट क्या कहाँ पढ़ा था? पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को ये पूछ ले कि इनकम इफेक्ट क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक्स में ये कहाँ आया था, तो तुम्हें क्या बोलना है? देख भाई, इकोनॉमिक्स में इनकम इफेक्ट एक जगह पे आया था, और सुन ले कहाँ आया था। कहाँ आया था? कि ये है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने का रीजन। ठीक है, तो अगले को थोड़ी शांति होगी इस बात पे। फिर आगे, फिर आपसे कोई पूछता है कि बता कैसे है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने का रीजन, इनकम इफेक्ट कैसे है, तो तुम क्या बोलोगे? देख यहाँ पे नाम तो इनकम इफेक्ट है, लेकिन मैं समझाऊंगा तुझे रियल इनकम के हिसाब से। तो वो पूछेगा कैसे भाई बता, तो रियल इनकम वाले वर्ड से तुम समझाओगे। तो तुम क्या बोलोगे उसको कि देख, अगर तेरी सैलरी पहले 1 लाख थी और तू कपड़ों पे खर्च कर रहा था 20,000 रुपए, अब वो कपड़े सस्ते हो, सॉरी, तू पहले 1 लाख सैलरी थी, 20,000 20,000 तू स्पेंड कर रहा था, तो तेरे पास रियल इनकम जो बच रही थी ना वो 80,000 बच रही थी। लेकिन मान ले अब वो कपड़े सस्ते हो गए, तो तू उस पे 15,000 पे वो उतने कपड़े आ रहे हैं तेरे पास, तो अब तुम्हारे पास रियल इनकम बची 85,000। समझ रहे हो? तो अब बता, तू 85,000 पे ज्यादा डिमांड करेगा, 80 पे डिमांड ज्यादा करेगा? वो बोलेगा 85 पे। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो गया। कैसे? कि जैसे ही प्राइस गिरी वैसे ही मेरी रियल इनकम बढ़ गई, और रियल इनकम बढ़ते ही मैं क्या करूंगा? डिमांड ज्यादा चालू कर दूंगा। और अगर मान लो प्राइसेस बढ़ती हैं तो मेरी रियल इनकम गिर जाएगी, और रियल इनकम गिरते ही क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? डिमांड कम कर दूंगा। इट मीन अगर मेरी रियल इनकम बढ़ती है तो मेरा परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और अगर मेरी रियल इनकम घट जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो मेरा परचेजिंग पावर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये है इनकम इफेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन यहाँ पे तुम्हें लिखनी है जी, कि इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। इनकम इफेक्ट क्या हो सकता है? इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो क्या हो सकता था? केवल और केवल कैसा हो सकता था? पॉजिटिव ही हो सकता था। ये बात लिख लो तुम लोग, इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बहुत अच्छे से लिख लो इस बात को मॉड्यूल में आगे, या जहाँ पे भी तुम लिख रहे हो उसको लिख लेना कि मॉड्यूल में ये लाइन ऐड करनी है। इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इनकम इफेक्ट को समझाना कैसे है? रियल इनकम से। मतलब प्राइसेस प्रोडक्ट की गिरती है तो रियल इनकम बढ़ जाती है, और रियल इनकम बढ़ते ही परचेजिंग पावर बढ़ गया, इसका मतलब डिमांड बढ़ा दूंगा। और प्राइसेज अगर गिरती हैं तो रियल इनकम, सॉरी, प्राइसेज अगर बढ़ती हैं तो रियल इनकम क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और इनकम इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, सबसे बड़ा इश्यू तो यहाँ पे यही रखना, तुम्हें पूछता है ना कि इनकम इफेक्ट कहाँ आया था, कोई भी इनकम इफेक्ट कहाँ आया था, तो तुम बताओगे लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के रीजन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ आया था? वहीं आया था। प्राइस इफेक्ट कहाँ आया था? वहीं आया था। हाँ, क्या पूछ रहे हो? कोई पूछना चाह रहा है कुछ? अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात बता देता हूँ। देखो, मैंने बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना, वो कोई भी गुड हो, चाहे वो गिफिन हो, चाहे वो इंफीरियर हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सबका कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। लेकिन इनकम इफेक्ट देखो, इनकम इफेक्ट होता है किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव, मैं बताता हूँ तुम्हें। नॉर्मल का तो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और इंफीरियर का और गिफिन का क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब नेगेटिव कैसे? इंफीरियर इनकम बढ़ती है ना तो तुम डिमांड कम करते हो इंफीरियर की, ऐसे ही गिफिन में करते हो कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड कम होती है। लेकिन नॉर्मल में तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या करते हो? तुम ज्यादा करते हो। इस तरीके से अगर तुम्हें कोई पूछ लेना कि इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है तो गलत होगा, इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है तो गलत होगा। तो तुम्हें पूछता है नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, हाँ सर सही बात है। गिफिन गुड्स का पॉजिटिव होता है, गलत बात है। इंफीरियर का पॉजिटिव होता है, गलत बात है। समझ गए होंगे तुम लोग? अरे समझ गए होंगे तुम लोग।
और है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीनों का ही क्या है, पॉजिटिव है। तो ऑलवेज वर्ड आ जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन के साथ तो सही है, लेकिन इनकम इफेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता, ये कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव होता है। कौन सी गुड्स में पॉजिटिव होता है, नॉर्मल में। बाकी इंफीरियर और गिफिन दोनों में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का मतलब कि अगर आपकी रियल इनकम बढ़ रही है ना, तो आप उनको कम खरीदोगे, गिफिन को और इंफीरियर को, ये है। समझ गए होंगे आप लोग। तो आपको ये बताना है, तीन तरीके की गुड्स हैं इकोनॉमिक्स में मेनली, एक तो है नॉर्मल, एक इंफीरियर और गिफिन। तो इन तीनों का ही पॉजिटिव होता है कौन, इनकम, सॉरी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और नॉर्मल, इंफीरियर और गिफिन, इनमें नॉर्मल का पॉजिटिव और इन दोनों का नेगेटिव। कौन सा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। समझ गए। तो तुम्हें पूछे तो तुम बता देना। बोलता है इंफीरियर गुड का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सब्स्टिट्यूशन बोल रहा हूँ पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान। विकास 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 के पास वॉइस नहीं जा रही है, आप लोग के पास, सबके पास आ रही है ना वॉइस, ठीक है। किसी को डाउट है क्या, इनकम और सब्स्टिट्यूशन वाले पॉइंट में किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है? अरे यार तो रह जाएगा ना बेटा, एग्जाम में आया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सही होगा। इनकम इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत होगा। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव कब होता है, नॉर्मल में, इंफीरियर में और गिफिन में नेगेटिव होता है। अब देखो आगे, आगे मोहम्मद शेयर करना देखें। अरे विशाल, ओ विशाल, विशाल सो रहा है क्या, क्या कर रहा है तू? अच्छा अच्छा। चलो, तो ये इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। प्राइस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्राइस इफेक्ट। लेकिन प्राइस इफेक्ट हमेशा नेगेटिव नहीं होता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड जहां अप्लाई होता है वहां नेगेटिव होता है। फिर आप फर्स्ट पे चलो, फर्स्ट वाला जो है उस पे चलो, वो जो है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वाला। हाँ, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, पहली बात तो इसको पूरा बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे जब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे। तो इसमें मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, एक बार सरफेस नॉलेज ही दे रहा हूँ बेटा, है ना। आप पूरा डीप बता नहीं रहा, क्योंकि जब हम लोग एक्सेलन और मार्शल को पढ़ेंगे ना, जब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर में, तब तुम्हें मैं ये वाला पूरा समझाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक छोटा सा समझा देता हूँ, बेसिक सा, कि यहाँ पे कोई बहुत इशू मत करना किसी भी तरीके से, समझ में ऐसे कम भी लगे ना तो तुम यहाँ पे डरना मत, क्योंकि ये तो कंसेप्ट ही पूरा आगे पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो देखो फिर से आओ, कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, पहली बात तो ये लॉ दिया किसने है साहब, ये लॉ दिया है गोसेन ने। किसने दिया है, गोसेन ने, ठीक है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी किसका दिया हुआ है, गोसेन का। पहले तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, और ये गोसेन का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट नियम है। गोसेन ने दो रूल दिए हैं, उसमें से पहला कौन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। एक तो ये पता होना चाहिए। बाकी गोसेन ने
दिया है, लेकिन इसमें मार्शल का नाम आता है, मतलब गोसेन और मार्शल। ठीक है, इसका सपोर्टर मार्शल है। समझ रहे हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बातें बताइए मार्शल ने, वैसे ये रूल किसका है, गोसेन का। ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये होता क्या है, ये देखो, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, इसको समझने के लिए क्या है कि तुम लोग को पूरा MU का नॉलेज होना चाहिए और बहुत सारी चीजें पता होनी, लेकिन मैं तुम्हें एक एक क्या होता है देसी तरीके से बेसिक बता देता हूँ, बाकी मैं पूरा समझाऊंगा इसको अगले यूनिट में। देखो, डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, मतलब गिरता हुआ। तो ये बोलना चाह रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सीमांत उपयोगिता गिरती हुई का क्या नियम है। ये क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। जैसे तुम क्या करते हो, जैसे मान लो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल में कैसे करेंगे हम इसको। इसमें मान लो तुम लोग को क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई है। ठीक है, यू आर हंग्री। ठीक है, अब देखो तो क्या होता है, अब तुम लोग को भूख लगी हुई है और तुम्हारे सामने लड्डू पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है, तुमने एक लड्डू खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया, छह। ठीक है, इस तरीके से तुम खाते चले जा रहे हो। क्या हो रहा है, खाते चले जा रहे हो। तो देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहला लड्डू खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया। अब नॉर्मल जो पर्सन होता है वो 4 5 लड्डू भी बहुत मुश्किल से खा पाता है, 1 2 लड्डू खा सकते हैं हम लोग। बट ये मान लो तुम लोग को भूख लगी हुई है तो हम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खा लिए, 3 4 खा लिए, 5 खा लिए, जो जो उसमें 6 खा लिए तुम। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि कभी ना कभी तो तुम्हारा मन भरेगा या नहीं भरेगा लड्डुओं से। डेफिनेटली भर जाएगा। अरे भरेगा या नहीं भरेगा। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताता हूँ तुम्हें। लड्डू कौन से हैं, अरे कोई से भी हो, लेकिन एक लिमिट तक कि तुम उसको कंज्यूम करोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो पहले तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, जल्दी से समझ लो। पूरा यहाँ पे समझाऊंगा नहीं मैं किसी भी हालत में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो तुमने क्या करा, एक से मतलब वन, पहला यूटिलिटी का मतलब होता है मजा। मल्टी यूटिलिटी को समझना चाहते हो ना, तो तुम ये समझ लो कि कितना मजा आया, तुम्हें समझ आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब मजा। अब देखो, जैसे जैसे तुम लड्डू को कंज्यूम करते जाओगे, तुम्हारा मजा कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। देखो, मजाक मत करना मेरे साथ यार। पहला खाया, दूसरा खाया, पहले में मजा आया खूब, फिर धीरे धीरे तुम्हारा पेट भरने लग गया, तुम्हारा मन भरने लग गया, तो मजा क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। होगा या नहीं होगा, अरे मेरी बात मानते या नहीं मानते। तो तुम अगर मार्जिनल यूटिलिटी को समझना चाहते हो, मार्जिनल यूटिलिटी को समझ लेना मजा। मजा या फिर संतुष्टि, समझने में ज्यादा सही रहेगा, या सेटिस्फिकेशन। जैसे कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता जाता है, वैसे वैसे उसको धीरे धीरे मजा कम आने लग जाता है। और हमें बताया गया था सर ने कि मजा ही क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है। अरे सही बात है या नहीं बात है। मजा कम आएगा ज्यादा आएगा अगर तुम धीरे धीरे कंजप्शन करते जा रहे हो। ठीक है, अब जैसे मान लो तुमको प्यास लगी हुई है, ठीक है ना, तो तुमने 1 गिलास पानी पिया, 2 पी लिया, 3 पी लिया, अब 4 5 आगे कितने पी लोगे तुम, धीरे धीरे तुम्हारा मजा डिक्रीज होने लगेगा या नहीं लगेगा। तो मजा क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम अपना कंजप्शन बढ़ाते हो, वैसे वैसे तुम्हारा मजा या मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अरे मान गए ना ये वाली बात। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मजा। अब मान लो वही बात है, रोटी या चपाती की बात करता हूँ। भूख लग रही है, 1 खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली। अब खाते ही जाओगे तो धीरे धीरे जितना मजा
पहले आ रहा था उससे कम होते जाएगा या नहीं होते जाएगा? तो अल्टीमेटली जो होता है वो मजा क्या हो जाता होते चले जाता है, कम होते चले जाता है। अब मान लो आप लोग कंप्लीटली आपका फुल पेट हो गया, जिसको हम बोलते हैं भाग गए तुम लोग बढ़िया तरीके से, फिर भी अगर तुम उसको खा रहे हो तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, नेगेटिव चला जाएगा वो मजा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। इसका मतलब तुम्हें ये बोलना है साहब कि जैसे जैसे कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता जाता है, वैसे वैसे उसको आने वाला जो मजा है, मतलब उसको होने वाली जो संतुष्टि है, वो क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है ना? इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसकी वजह से भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। बस एक बार इतना ही याद करना, लॉ ऑफ डिमांड इसकी वजह से भी अप्लाई होता है। कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है अच्छे से। तो एक बार वो बुक दिखा दो मेरे को जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट है ये मैंने आपको समझा दी। ये देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, तो एक कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, ये मैं आपको बता दूंगा पूरा, लेकिन तुम एक बार मैंने जो समझाया उतना ही समझना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब जैसे जैसे तुम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे वैसे वैसे उससे मिलने वाला मजा कम होते जाएगा। इसका मतलब मजा ही क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो वो धीरे धीरे कम होते जाता है, यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जितना ज्यादा कंजप्शन करोगे उतना ही कम मजा आने लग जाएगा फिर। तो ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इससे कैसे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई होने के रीजन सारे बता दिए। तो ये प्लीज इसको अच्छे से एक बार याद कर लेना। अगला पॉइंट क्या है वो दिखा दो मेरे को, फिर वो अगली क्लास में वो करेंगे। अगला बिंदु मतलब अगला रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बाद क्या है, ये जो 5-6 पॉइंट हमने पढ़े ना, इसके बाद क्या है वो दिखाओ, क्या उसकी हेडिंग है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये एक्सेप्शंस भी हम पढ़ेंगे। देखो क्या है, आपके मॉड्यूल में तो काफी एक्सेप्शंस दे रखे हैं, लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होता है वो होता है गिफिन और वेबलन। वेबलन भी पूरा नहीं होता, केवल और केवल गिफिन गुड ही एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। केवल और केवल कौन से, गिफिन गुड ही होते हैं। लेकिन आपकी बुक में या जो स्टार्टिंग की जो 11th 12th छोटी क्लासेज में जो बुक्स होती है उनमें बहुत सारे बताते हैं, तो हमें तो बहुत सारे याद करते हैं, ठीक है ना? लेकिन एक्चुअल तो मैं बताता हूँ कि गिफिन गुड ही है परफेक्ट एक्सेप्शन। तो बाकी ये जो है ना, ये वेबलन भी होती है, लेकिन ये और आगे भी काफी पॉइंट एक्सेप्शन में देखो कितने पॉइंट दिखाओ देखे मोहम्मद, इन्होंने क्या क्या दे रखा है, कॉन्स्पिशियस कंजप्शन दे रखा है, गिफिन कुछ दे रखा है। आगे चलो मोहम्मद, गिफिन दे दिया इन्होंने, गिफिन के बाद में कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी दे दिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेज है ये दे दिया, और भी कुछ दे रखे हैं। हाँ काफी दे रखे हैं, डिमांड फॉर नेसेसरी स्पेक्युलेटिव गुड्स। तो इन्होंने 6-7 6-7 पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें तो ये सारे ही याद करने पड़ेंगे बेटा। लेकिन ये क्या है, ये एक्चुअल में ये सारे पॉइंट है नहीं एक्सेप्शन। लेकिन स्टार्टिंग जब कोई इकोनॉमिक्स की करता है तो उसको ये सारे बताए जाते हैं। जब धीरे धीरे हम इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे, तुम आगे की क्लासेज में पढ़ोगे, आगे लेवल पे पढ़ोगे, तो तुम्हें खुद ही बताएगा वो कि गिफिन गुड ही है केवल एक्सेप्शन, और वेबलन है बस, और कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है लॉ ऑफ डिमांड का। लेकिन यहाँ तो हमें सारे याद करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे तो 7 के 7 पॉइंट हमें याद भी करने हैं, रटने भी है और समझने भी है, ठीक है? फिर हम एक्सपेंशन कंडीशन में पढ़ेंगे। तो कल हमारा जो रहेगा वह किस पे रहेगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पे रहेगा। जितना पढ़ा दिया है, हाँ एक बार वापस इनकम इफेक्ट समझा देता हूँ बेटा। एक डाउट है तो मैं बताता हूँ इनकम इफेक्ट क्या होता है, देखना एक बार आप लोग सारे, जिसके भी डाउट है, जिसके नहीं है वो एक बार फिर से अपना रिवाइज कर लेगा। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट रिलेटेड होता है किससे, रियल इनकम से। इनकम से नहीं होता है, कोई भी इनकम इफेक्ट को इनकम से रिलेटेड नहीं बोलेगा, किससे रिलेटेड बोलेगा, रियल इनकम से। जैसे राज का डाउट है तो मैं बोल दूं राज की जो सैलरी है वो महीने की 1 लाख रुपए, 1 लाख वो कमाता है, अर्न कर रहे हो। तो राज क्या कर रहा था, पहले जो कपड़े खरीद रहा था ना, वो कपड़े राज खरीद रहा था 20,000, वो पर मंथ कपड़ों पे या क्लॉथ पे खर्च कर रहा था। स्टाइलिश है थोड़ा वो, तो बढ़िया खर्चा करता है। और है ना, अब बताओ 1 लाख वो कमाता है, इनकम तो उसका 1 लाख है, 20,000 खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग इनकम कितना रहा, 80,000। यही क्या होती है, रियल इनकम होती है। क्या रियल इनकम पहले 80 था,
अब वो जो कपड़े हैं वो सस्ते हो गए, मतलब उनकी प्राइसेस क्या होगी, डाउन हो गई। तो वही कपड़े जो पहले राज खरीद रहा था 20 में, अब वो उसको मिल रहे हैं 15,000 में मिल पा रहे हैं। वही कपड़े हैं, वही ब्रांड है, लेकिन सस्ते होने की वजह से, है ना, प्राइसेस डिक्रीज होने की वजह से ऐसा हो गया। तो अब राज के पास कितना रुपया बच रहा है, कितने पैसे बच रहे हैं, रियल इनकम उसका कितना है, 85,000। समझ गए। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोला कि इस प्रोडक्ट प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, मेरा क्लोथ। तो प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई तो बताओ उसकी डिमांड बढ़ जाएगी कि हाँ जी बढ़ेगी, क्योंकि ये 5,000 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा। तो वो क्लॉथ पे और ज्यादा खर्च करेगा, या ये 5,000 और खर्च करेगा, क्योंकि उसका परचेजिंग पावर बढ़ गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा, रियल इनकम बढ़ने की वजह से, इस एग्जाम्पल में रियल इनकम बढ़ती हुई दिखाई है मैंने। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है। इनकम बढ़ता नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल इनकम बढ़ जाता है। और रियल इनकम बढ़ने की वजह से उसके पास पैसे ज्यादा बचना चालू हो जाते हैं, और ज्यादा बचना चालू हो जाएंगे तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देगा। वो अपनी डिमांड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये है। तो इसका मतलब प्राइस जब बढ़े तो डिमांड, सॉरी, प्राइस जब गिरे तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। और अगर इसका रिवर्स एग्जांपल लूं मैं, मतलब रियल इनकम, मैं पहले बोलूं कि पहले 15,000 में आ रहे थे वो क्लॉथ, अब आ रहे 20 में, तो रियल इनकम अब कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। पहले कि, सॉरी, अब कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। पहले कितनी थी, 85,000 थी। तो अब यहाँ पे रियल इनकम क्या होगी, गिर गई। तो रियल इनकम अगर डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। इसका मतलब प्राइसेज बढ़ते हैं तो डिमांड गिरती है, प्राइसेज कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है। उसका रीजन क्या है, रियल इनकम में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को कोई भी इनकम से मत बताना, किससे बताना, रियल इनकम से बताना। इनकम तो पहले भी 1 लाख है, अभी भी 1 लाख है। और इनकम इफेक्ट में मैंने बोला था, इनकम इफेक्ट जो होता है ना, वो जैसे एक तो होती है नॉर्मल गुड, एक होती है इन्फीरियर गुड, और एक होती है गिफिन गुड। तो नॉर्मल का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर का नेगेटिव होता है, और गिफिन का नेगेटिव होता है। ये याद कर लो। कैसे, कि इनकम अगर, रियल इनकम अगर मेरी बढ़ती है ना, तो मैं नॉर्मल गुड्स को तो खरीदूंगा ज्यादा, है ना। इनकम बढ़ने पे भी इनकी डिमांड ज्यादा है। लेकिन इन्फीरियर में अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं इनको कम खरीदूंगा। और गिफिन में अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो भी इनको भी कम खरीदूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया था। अब कोई डाउट है? तो इनकम इफेक्ट को रियल इनकम से समझना है। अब कोई डाउट है क्या, राज? हाँ, तो इसका मतलब है रियल इनकम से समझ लेना तुम। इनकम तो तुम्हारी पहले भी 1 लाख है, अभी भी 1 लाख है। बट ये इनकम इफेक्ट को हमको जोड़ना किससे है, कि ये रीजन है लो ऑफ डिमांड के एप्लीकेशन का। कैसे जोड़ोगे, कि जैसे ही आपकी रियल इनकम बढ़ेगी वैसे ही आप डिमांड बढ़ा दोगे। और रियल इनकम कब बढ़ेगी, जब प्राइसेस गिरेंगे। इसका मतलब प्राइस जब डिक्रीज आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब ये रीजन है लो ऑफ डिमांड के एप्लीकेशन का। ठीक है, तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ना, और आगे एक्सेप्शन हम लोग कल करेंगे। जितना अभी तक फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में जितना भी पढ़ा दिया, मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से, प्लीज पढ़ लेना। और कुछ लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो फर्स्ट चैप्टर को वहां से देख के और अच्छे से एक बार कर ले। कोई डाउट हो तो पूछे मुझे। थैंक यू भाई।